हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ब्राइट स्टडी। तो कैसे हो आप सब? आशा है अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त दीपक और आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 एग्रीकल्चर। ओके, तो आज हम पढ़ने जाएंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, हाउ, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रॉप्स टाइप्स क्रॉप्स। उससे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप्स पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, और क्रॉप्स पैटर्न्स को कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में। ओके, और उन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लाइमेट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, वो इंडिया के किस पार्ट में नॉर्मली ग्रो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आई थिंक आई होप कि आप सबको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो अब शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर आप सबको पता है एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, खेती क्या है, बट फिर भी हम इसके मीनिंग को समझते हैं। तो एग्रीकल्चर आपके नॉर्मली टू वर्ड से बना हुआ है, एक आपके हैं एग्री और दूसरा है कल्चर। तो अगर बात करें एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एग्री। तो एग्री जो ये है आपकी एक लेटिन वर्ड है जिसका नॉर्मली मीनिंग होता है फील्ड। आपकी कोई फील्ड या फिर जो लैंड होती है, तो एग्री का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड या एक पर्टिकुलर लैंड। और कल्चर का मतलब होता है कि कल्टीवेशन। ओके, तो कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, या फिर आपके जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है। कल्टीवेशन का होता है मतलब होता है क्रॉपिंग। इसका मतलब कि एग्रीकल्चर का नॉर्मली मीनिंग होता है, जिस एग्रीकल्चर आपके टू वर्ड से बना हुआ है। ओके, और एग्री का मतलब होता है फील्ड, और या फिर हम उसको लैंड भी कह सकते हैं। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या क्रॉपिंग। इसका मतलब सिंपल सा एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर लैंड, पर्टिकुलर आपकी जगह है, भूमि है, वहाँ पर जो आप खेती कर रहे हो उसको हम कहेंगे एग्रीकल्चर। ओके, तो हमने सबसे पहले समझा कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो एग्रीकल्चर, एग्री मीन्स लैंड एंड कल्चर मीन्स क्रॉपिंग या फिर कल्टीवेशन। तो उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सबको पता है, कहते हैं कृषि, और कृषि का मतलब होता है खेती करना। अगर हम कृषि का नॉर्मली मीनिंग बताएं तो कृषि का नॉर्मली मीनिंग होता है खेती करना, कि आप पर्टिकुलर जगह पर खेती कर रहे हो। ओके, पर कृषि आपकी कृषि या फिर एग्रीकल्चर वही नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि क्रॉपिंग। ओके, या फिर आप कह सकते हो आर्ट ऑफ क्रॉपिंग, या फिर रियरिंग रियरिंग ऑफ एनिमल्स। रियरिंग ऑफ एनिमल्स इसका मतलब कि पशुपालन करना। एग्रीकल्चर में आपके आ जाता है हॉर्टिकल्चर। और उसके बाद में अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में जो फिशिंग हो गया, ये सब आपके कई में आ गए, एग्रीकल्चर में आ गए। तो आपको आई थिंक मीनिंग पता चल गया होगा। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि लैंड, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। और उसके बाद एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बताए तो द आर्ट ऑफ क्रॉपिंग। ओके, द आर्ट ऑफ क्रॉपिंग या फिर आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो आपकी जो क्रॉप है उनको उगाने की जो कला है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अब इसको हम एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन से समझते हैं, ये जो हम ऑलरेडी समझ गए हैं, पर इसको एक अच्छी सी इमेज से समझते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एग्रीकल्चर मीन्स जो आपके एग्री जो है, एग्री एग्री जो आपके एक लेटिन वर्ड है, तो एग्री का लेटिन में मीनिंग होता है एगर। और एगर का सिंपल सा मीनिंग होता है फील्ड या फिर लैंड। और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर ग्रोइंग। तो अगर हम डेफिनेशन या फिर परिभाषा करें नॉर्मली एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर क्या है, क्योंकि हम इस वर्ड को हमारी डेली लाइफ में सुनते हैं। तो एग्रीकल्चर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि द साइंस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ कल्टीवेशन एंड रियरिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। इसका मतलब कि जो आपके जितने भी एनिमल्स है, लाइफ स्टॉक में आपके जितने भी एनिमल्स है वो सब आ गए। और आपकी एक साइंस है या फिर एक कला है आपके क्रॉप्स को उगाने की, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर या फिर कृषि। ओके, तो अगर एग्रीकल्चर की बात करो, तो एग्रीकल्चर में आपके क्रॉप्स आ गई है। क्रॉप्स जैसे कि वीट आ गए, राइस आ गए, मेज आ गए, वेजिटेबल्स आ गए। ओके, और अगर आप एनिमल्स की बात करो, तो आपके जितने भी पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, बकरियां हो गई, ओके, पोल्ट्री हो गई। ओके, और एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करो, तो फार्मिंग हो गया, उसमें इरिगेशन हो गया, उसके बाद डेयरी फार्मिंग हो गई। अच्छा, फिशिंग भी एग्रीकल्चर में ही आता है, पोल्ट्री फार्मिंग भी एग्रीकल्चर में आता है, और हॉर्टिकल्चर जो आपके फल और फूल, जो फलों की या फिर सब्जियों की जो खेती की जाती है, ओके, वो भी कहीं में आ जाती है, वो भी आ जाती है आपके एग्रीकल्चर में। ओके, तो एग्रीकल्चर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप कोई भी फसल उगा रहे हो, या फिर आप एनिमल्स या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री में इंगेज हो, या फिर आप फिशिंग कर रहे हो, या फिर आप पोल्ट्री या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, तो सब कहीं में आ जाएंगे
वो आ जाएंगे एग्रीकल्चर में। ओके, तो एग्रीकल्चर ये आपके प्राइमरी सेक्टर में आती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम सेक्टर्स पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ओके, तो ये एग्रीकल्चर जो आती है वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आती है। ओके, और एग्रीकल्चर जो है वो एक बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। बेसिक रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करवाती है? बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है आपके जितने भी इंडस्ट्रीज हो गई है उनको आपके बेसिक रॉ मटेरियल क्या प्रोवाइड करवाती है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाती है। तो ये हमको फूड प्रोवाइड करवाती है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। ओके, तो लोगों को जैसे कोई बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रदान करती है। प्लस रॉ मटेरियल जो आपके इंडस्ट्रीज रहती है उनको रॉ मटेरियल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और हमारी जो अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को ग्रो करने में क्या करती है? इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमारे इंडिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन आपके एग्रीकल्चर में ही है। तो आपके 2/3 पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 66%, या फिर हम कह सकते हैं मोर देन 66% जो आपकी पॉपुलेशन है वो सब आपके डायरेक्टली एग्रीकल्चर में है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो सर प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? तो प्राइमरी एक्टिविटी में सिंपल सा प्राइमरी एक्टिविटी या फिर इसको प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो चीज़ जो हम डायरेक्टली डायरेक्टली हम जो अर्थ से लेते हैं, डायरेक्टली हम अर्थ से लेते हैं या फिर जो हम नेचर से लेते हैं उसको बोलते हैं। ओके, तो वो सभी एक्टिविटी जिसमें हम डायरेक्टली अर्थ के साथ या फिर हमारी नेचर के साथ इंगेज होते हैं, वो सब का में एक्टिविटी आ जाती है, वो सब आ जाती है प्राइमरी एक्टिविटी में। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई। ओके, जिनमें हम डायरेक्टली हम अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली हम उससे कोई जो फर्स्ट एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनिंग कर रहा हूँ तो वो डायरेक्टली हम अर्थ से ले रहे हैं। एग्रीकल्चर कर रहा हूँ तो जो क्रॉप है वो धरती में ही उग रही है, तो वो सबका ही में आ जाती है, वो सब आ जाती है प्राइमरी एक्टिविटी में। ओके, तो हम अगर एग्रीकल्चर का अगर हमको मीनिंग समझ में आता है, अगर 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 हमको एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ में आ गया है, तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर फार्मिंग एक ही बात है। ओके, तो टाइप ऑफ फार्मिंग बात करते हैं, तो जो फार्मिंग है बहुत ओल्ड प्रैक्टिस है। ओल्ड प्रैक्टिस इसका मतलब कि अगर हम इंशियंट में बात करें, इंशियंट इंडिया की बात करें, तो इंशियंट इंडिया में आपके जो नियोलिथिक पीरियड था या फिर जो आपके मिजोलिथिक पीरियड था, उस समय से आपके एग्रीकल्चर की जाती है, क्योंकि उससे पहले जो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स थे वो कहीं पे डिपेंडेंट थे? वो डिपेंडेंट थे आपके एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, हंटिंग करते थे। ओके, किलिंग करते थे और उसके बाद में उनको पका कर खाते थे। पर बाद में एग्रीकल्चर आई, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ओल्ड प्रैक्टिस है। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे आया, जैसे जैसे टाइम बीता गया, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ गई और इन्वायरमेंट कंडीशन भी चेंज हो गई। तो उस हिसाब से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर को हमने नॉर्मली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहली बात करें तो जो पहला टाइप्स है वो है आपके प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग? तो इसका इसका हिंदी में मतलब होता है आदिम निर्वाह कृषि। ओके, क्या है आदिम निर्वाह कृषि? तो अगर आपको प्रिमिटिव या फिर आप इसका हिंदी वर्ड से याद रखते हो, तो आदिम निर्वाह कृषि। व्हाट इज आदिम निर्वाह कृषि? तो आप आदिम वर्ड से एक वर्ड याद रखो और वो रखो आदिमानव या फिर आदिवासी। ओके, तो आपके आदिवासी नॉर्मली कहाँ रहते हैं? आदिवासी नॉर्मली रहते हैं फॉरेस्ट में, आपके जंगल में आदिवासी रहते हैं। और वहाँ पर जो उनका एग्रीकल्चर या फिर उनका जो खेती करने का जो उनकी जो टेक्निक्स है। ओके, तो उनकी जो टेक्निक्स है, वो जो टेक्निक से एग्रीकल्चर करते हैं या फिर जिस टेक्निक से वो कृषि करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, तो ये नॉर्मली कौन करते हैं? नॉर्मली ट्राइबल पीपल करते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। इसका ऐसा रहता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह अगर फॉरेस्ट होती है, ओके, क्योंकि ये नॉर्मली फॉरेस्ट वाली जगह पे की जाती है। कोई एक पर्टिकुलर जगह अगर फॉरेस्ट होती है तो वो फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। इसका मतलब कि वो फॉरेस्ट को काट देते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो फायर से इसको जला देते हैं, पूरे फॉरेस्ट को वहाँ पर जला देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो एश बचती है, वो एश इनके फर्टिलाइज़र का काम करती है और उसी जगह ये खेती करते हैं। वहाँ ये खेती लगभग 3 या 4 सालों से वहाँ कंटिन्यू खेती करते हैं। उसके बाद ये जगह क्या कर देते हैं? जगह को चेंज कर देते हैं, उस प्लेस को बदल देते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। इसका मतलब फॉरेस्ट को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे खेती करेंगे। तो इसमें जो आपके टूल्स हैं, टूल्स भी आपके नॉर्मली जो
आपके पुराने है वही आपके, जैसे कि हो गया या फिर डाउ हो गया या फिर डिगिंग स्टिक हो गया। ओके, तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो कि हो ऐसा होता है जैसे आपकी कुल्हाड़ी जैसा होता है, या फिर जिसको आप कह सकते हो फावड़े जैसा होता है। ओके, और ये आपके डिगिंग स्टिक और डाउ हो गया। तो इससे क्या है कि ये वहाँ की जो फॉरेस्ट है उसको कट करते हैं। इसको हम बहुत ही अच्छे से इमेज से समझेंगे। और इसमें नॉर्मली आपके फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता है। और स्लेश और बर्न जो एग्रीकल्चर है, जो आपने 9th क्लास में भी इसका थोड़ा पढ़ा था, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसी को कहते हैं। इसका मतलब कि आप फॉरेस्ट को काटोगे, फॉरेस्ट को जलाओगे, और उसके बाद जगह को साफ करके वहाँ पर प्लेन एरिया बनाओगे, और उसके बाद आप वहाँ पर खेती करोगे। ओके, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक फार्मर है जिसने फॉरेस्ट के एक एरिया को काटा है, और फॉरेस्ट के एक एरिया को काट कर वो जो लकड़ियाँ थी, लकड़ियाँ या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जला दिया है। तो वो कहीं में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपके एश में। और वो एश, आपके एश का मतलब होता है राख, और वो आपके एक फर्टिलाइज़र का काम करेगी। इसका मतलब कि आपको अलग से कोई भी फर्टिलाइज़र वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ह्यूमन मेड चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अब ये हाउ टू कैसे वर्क करती है, तो फॉर एग्जांपल ये आपकी फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट को सबसे पहले काटते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं। उसके बाद वो जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहता है, जितनी भी लकड़ियाँ रहती है, उन सबको काट देते हैं। ओके, काट के उसके बाद उनको जलाते हैं। ओके, तो उनको जला के वहाँ पर जो राख रहती है, वो एश उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, वो राख उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, उनको पोषक तत्व प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें क्या है, नॉर्मली फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कृषि का काम करती है। बट क्योंकि इसमें वो राख ही रहती है, और इसमें जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो एक लिमिट ही रहते हैं, बहुत कम न्यूट्रिशन रहते हैं, लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिशन रहते हैं, इसलिए इसकी जो फर्टिलिटी रहती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और एक टाइम के बाद लगभग 3-4 साल तक ये एक जगह खेती करते हैं, और उसके बाद में इस जगह को क्या कर देते हैं, इस जगह को वो बदल देते हैं, इस जगह को चेंज कर देते हैं। ओके, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका मतलब इससे आपको कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं, कीवर्ड्स, ट्राइबल याद रखना है, फॉरेस्ट याद रखना है, और फॉरेस्ट को कट करते हैं वो याद रखना है। अगर आप इतनी चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हो और आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ गए हो, इसका मतलब कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, तो इसमें जो कौन कौन सी फसलें नॉर्मली यहाँ होती है, तो वो सारी फसलें नॉर्मली आपके फूड क्रॉप्स होती है। कमर्शियल क्रॉप्स यहाँ कल्टीवेट नहीं करते हैं, फूड क्रॉप्स ही कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि आपके सीरियल्स हो गए, या फिर जो जैसे वीट हो गए, या फिर राइस हो गए। ओके, तो इसमें ऐसा है कि एक जगह से इसके बेनिफिट क्या है नेचर को। ओके, तो ये क्या है कि अगर ये एक जगह पर एग्रीकल्चर करते हैं, और फिर वहाँ से उस प्लेस को चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद उस प्लेस की फर्टिलिटी वापस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर वापस से एक वो जो फॉरेस्ट है वो वापस से वहाँ पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझ में आ गई है। प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आप ट्राइबल, ओके, स्मॉल पेच ऑफ लैंड, उसके बाद ओल्ड टूल्स या फिर मॉडर्न टूल्स का इसमें हम उपयोग नहीं करेंगे, और वही जंगल को काट कर उसमें खेती करना है। तो प्रीमेटिव को, इसको एक वर्ड से याद रख लो, जैसे इसका नाम ही प्रीमेटिव, इसका मतलब है कि प्राइमरी। अगर आप इसको याद रखो तो कीवर्ड्स कैसे याद रख सकते हो, तो प्रीमेटिव मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब आप डायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप पे मॉडर्न टूल्स उतने ज़्यादा नहीं है, और अब बस आप आपके पेट भरने के लिए वहाँ पर खेती कर रहे हो। तो जो आपकी प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसको जूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूम एग्रीकल्चर। ओके, जूम एग्रीकल्चर या फिर जूम कृषि। ओके, तो इसको जूम कृषि भी कहते हैं। ओके, तो जूम जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको जूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपके आ गए, असम आ गया, मेघालय आ गया, मिजोरम आ गया, नागालैंड आ गया। आई थिंक आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से उनकी लोकेशन याद होगी, और नहीं याद होगी तो आप इस रफ मैप में देख सकते हो। तो आपके यहाँ पर असम आ जाता है, उसके बाद इधर नीचे ही आपके मेघालय आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है। तो आपके इधर की जो स्टेट है उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं। वहाँ पर आपकी नॉर्मली जूमिंग कृषि की जाती है। और क्वेश्चन ये है कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, यहीं पर क्यों की जाती है, यहीं पर क्यों की जाती है, यहीं पर इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादातर आपके फॉरेस्ट वाला एरिया है। उसके बाद यहाँ पर माउंटेनियस एरिया है, इसका मतलब कि यहाँ पर प्लेन एरिया नहीं है। माउंटेनियस एरिया में भी आपके कुछ एरिया जो रहेगा वहाँ पर ये फॉरेस्ट को कट करेंगे, और वहाँ पर इसको एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए यहाँ के जो ट्राइबल्स है वो नॉर्मली एग्रीकल्चर फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू क्योंकि वाटर स्कार्सिटी भी एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए नॉर्मली इन्हीं स्टेट्स में की जाती है। और दूसरी अगर और
दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो इसको झूमिंग एग्रीकल्चर असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इनको झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। ओके। और इसको अगर बात करें तो पमलाऊ मणिपुर में कहा जाता है दीपा। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो आपके छत्तीसगढ़, उसमें क्या कहा जाता है, दीपा। तो आपके दीपा कहाँ कहा जाता है, दीपा आपके नॉर्मली छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। अगर जूमिंग एग्रीकल्चर की बात करो तो इसी को स्लेश एंड बर्न कहते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को काट रहे हो, उसको जला रहे हो। ओके। तो इसलिए इसको स्लेश एंड बर्न कहते हैं। इसको जो मीपा, जो मेक्सिको में इसको मीपा कहा जाता है। इसको कैसे याद रखना है कि मीपा, एम से एम याद रख लो, मीपा मीन्स मेक्सिको। उसके बाद मीपा, इसको सेंट्रल अमेरिका में मीपा कहा जाता है। कोनुकू वेनेजुएला में कहा जाता है रोका। ओके। तो रोका ब्राज़ील, तो रोका ब्राज़ील को कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि ब्राज़ील में है आपके अमेजोन फॉरेस्ट। ओके। ब्राज़ील में अमेजोन फॉरेस्ट है। और उन अमेजोन फॉरेस्ट को जब कोई काटता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो उस गवर्नमेंट उन लोगों को क्या करती है, रोकती है। ओके। तो किसने रोका, कि ब्राज़ील ने रोका। किसको रोका, वहाँ के जो लोगों को रोका। क्यों रोका, कि वो फॉरेस्ट काट रहे थे, तो इसलिए अगर बात करें तो रोका इसको कहाँ कहा जाता है, ब्राज़ील में। तो आप अमेजोन फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हो कि रोका ब्राज़ीलियन जो पीपल थे उन्होंने रोका लोगों को, इसलिए रोका आपकी ब्राज़ील में। उसके बाद मेसोले सेंट्रल अफ्रीका में कहा जाता है। ओके। तो मसोले। उसके बाद लडांग इंडोनेशिया में, और रे इन वियतनाम। ओके। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, रे आपकी वियतनाम में। ओके। क्या, रे वियतनाम। ओके। तो रे इन वियतनाम, लडांग इन इंडोनेशिया। ओके। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार आर दहिया इन मध्य प्रदेश। ओके। तो मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, बेवार। ओके। और दहिया। ओके। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि दहिया। और क्यों, अगर इसी की याद रखने की ट्रिक तो क्या ही हो सकती है, बट फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दहिया मतलब मध्य प्रदेश के लोग दही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दही ज़्यादा खाते हैं। ओके। जो आपके फॉरेस्ट वाले ट्राइबल पीपल है वो दही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए दहिया। ओके। और बेवार भी यही कहा जाता है। पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। तो पोडू पेंडा ये आपके वर्ड ही ऐसे हैं जो आपकी जो तेलुगु और तमिल लैंग्वेज के जो वर्ड रहते हैं, पोडू पेंडा, उससे आप याद रख सकते हो कि पोडू कहाँ कहा जाता है। तो आपको डायरेक्ट जो साउथ इंडियन स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसका नाम याद रखना है। पमादाबी आर कोमान आर ब्रिंगा इन उड़ीसा। तो पमादाबी, कोमान, ब्रिंगा, इसको तीन चार नाम से आपके उड़ीसा में कहा जाता है। अच्छा, उड़ीसा में इसके तीन चार नाम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उड़ीसा में आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो उस हिसाब से नाम भी अलग अलग रखेंगे। उसके बाद कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स। ओके। तो वेस्टर्न घाट्स में कहा जाता है कुमारी। ओके। तो ये आप याद रख सकते हो, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वार्ले एंड वाल्त्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। ओके। खील इन द हिमालय बेल्ट। ओके। तो खील आपके हिमालय बेल्ट में कहा जाता है, हिमालय में खील गाड़ो, या फिर हिमालय में खील उस खील लगाओ। ओके। कुरुआ इन झारखंड एंड जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ओके। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि जूमिंग एग्रीकल्चर को इस पर्टिकुलर एरिया में किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। ओके। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जीवन उस वो आदिम निर्वाह कृषि थी, ये जीवन निर्वाह कृषि है। इसमें ऐसा रहता है कि बहुत स्मॉल एरिया है। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा खेत है ये कोई एक फार्मर है। ओके। और इस फार्मर के कोई एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के 4 लड़के हैं। ओके। ओके। इस व्यक्ति के 4 लड़के हैं, और इस व्यक्ति के पास, इस फार्मर के पास, कि एक ही आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है, इसके पास से एक ही खेत है। तो इसके 4 लड़के हैं, इसका मतलब कि इन्होंने इस खेत को 4 भागों में इक्वल इक्वल बांट कर चारों में बांट दिया। ओके। तो चारों में कितना आ गया, चारों में आ गया 1/4, 1/4 चारों में आ गया। ओके। उसके बाद अगर बात करें तो ये अगर 4 हो रहे, इनके भी दो दो लड़के आ जाएंगे। ओके। इनके भी दो दो लड़के आ जाएंगे, इसका मतलब कि इनके पास जो ज़मीन है वो ज़मीन भी फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब कि ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब था कि पहले आपके एक ही फार्मर था, एक ही व्यक्ति था जिसके बहुत बड़ा खेत था। पर अब क्या है, अब आपके जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, या फिर उसकी अपकमिंग जितनी भी जनरेशन में है, उनमें क्या हो रही है, उनमें पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके। तो इसमें मेन मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है पॉपुलेशन प्रेशर। ये भी पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और एग्रीकल्चर फील्ड क्या हो रही है,
एग्रीकल्चर फील्ड आपकी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कैसे हो रही है? क्योंकि उसको कहीं इस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें नॉर्मली कमर्शियल एग्रीकल्चर तो नहीं होगी, यहाँ कौन सी होगी? यहाँ फूड एग्रीकल्चर होगी, क्योंकि ये जब ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जब ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो उनका मेन टारगेट क्या रहेगा? उनका मेन गोल या मेन टारगेट एक ही रहेगा कि हमको कैसे भी करके हमारा पेट भरना है। ओके, तो हमारे पास ये एक फार्मर था, इनके जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, तो उससे जो आपकी उनकी जो एग्रीकल्चर फील्ड थी वो कई पार्ट्स में डिवाइड होने लगी, और वो बाद में सब बस एक ही काम करने लगे। क्या काम करने लगे? वो काम करने लगे ओनली फूड क्रॉप्स, या फिर उनके खाने पीने के लिए ही वो खेती करने लगे। ओके, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का बात करो तो फार्मिंग जहाँ पर हाई पॉपुलेशन रहती है, ओके, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यहाँ पर आपके जो ये एग्रीकल्चर है, ओके, इस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी स्मॉल पेच ऑफ लैंड है। ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड है। तो जब स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर आपके फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालेंगे। ओके, फर्टिलाइज़र ज़्यादा क्यों डालेंगे? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन हो। ओके, क्योंकि जहाँ पर एरिया कम है, एग्रीकल्चर एरिया कम है, तो ये क्या चाहेंगे? यह चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फर्टिलाइज़र यूज़ करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और ज़्यादा वो अपने लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर पाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लेबर इंटेंसिव, मतलब यहाँ नॉर्मली जो आपके टूल्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स, उनका यूज़ इतना नहीं किया जाता है। यहाँ पर फार्मर जो लेबर है उनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ये बहुत हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में होती है। ओके, तो ये हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में होती है। राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू इनहेरिटेंस मतलब कि मतलब होता है कि वो जो जनरेशन टू जनरेशन उनका अधिकार है ज़मीन पर। ओके, तो जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो बहुत कम हो जाती है, और हर एक पार्ट में आप अलग अलग क्रॉप बोओगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। ओके, और मैक्सिमम यहाँ पर फार्मर क्या चाहता है? उनका गोल बस एक ही रहता है कि मैं कम से कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊँ। और वो कम से कम ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपके बायोकेमिकल या फर्टिलाइज़र का यूज़ भी ज़्यादा होगा। ओके, और वो हाई प्रोडक्शन करने की सोचेंगे। ओके, तो अगर शॉर्ट में बात करो तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिवीजन ऑफ लैंड है, उसके बाद केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, और रिजल्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आउटकम लाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, तो कमर्शियल फार्मिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि वो फार्मिंग जो आपके पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ओके, कमर्शियल का मतलब ही होता है कि बिजनेस के लिए की जाती है या फिर पैसे के लिए आपकी जो एग्रीकल्चर की जाती है वो कमर्शियल फार्मिंग है। तो कमर्शियल फार्मिंग इज ए कैरेक्टरिस्टाइड बाय द हायर डज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो जब आपके पैसे कमाना है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपको मॉडर्न इनपुट भी ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ओके, सो मॉडर्न इनपुट। ओके, तो यहाँ पर फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपके प्रॉफिट मोटिव से जो एग्रीकल्चर की जाती है, ओके, जो फायदे के मकसद से जो एग्रीकल्चर की जाती है, ओके, उसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। इसका मतलब क्या है कि इसका जो उद्देश्य रहता है वो मार्केट पर्पस रहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है, इसका मतलब कि इनपुट भी उतना ही ज़्यादा डाला जाएगा। और इनपुट में क्या आ जाता है? इनपुट में आपके एक तो आ जाते हैं माइग्रेंट लेबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर जो मजदूर है उनका यूज़ किया जाएगा, उनका उनका यूज़ किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो मॉडर्न टूल्स, जितने भी आपके मॉडर्न टूल्स है, जितने भी आपके टेक्नोलॉजी यूज़ करके जितने भी आपके टूल्स हैं, उन सबका यूज़ किया जाएगा। अगर मॉडर्न टूल्स के बारे में और बात करें तो इसमें HIV सीड्स, ओके, तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है, उनका यूज़ किया जाएगा। ओके, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है। ओके, तो कमर्शियल फार्मिंग, उसके बाद पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई का छिड़काव किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है तो इनपुट भी ज़्यादा से ज़्यादा ही डाला जाएगा। और नॉर्मली फूड क्रॉप्स की एग्रीकल्चर इसमें नहीं होती है, बट जो अदर क्रॉप्स है उनकी एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, उनका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। तो ओके, तो मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है इसमें, हायर प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। जैसे HIV सीड्स के बारे में बात करते हैं तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे तो फसल की केयरिंग भी उतनी अच्छे से की जाती है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मतलब दवाई का छिड़काव बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में किया जाता है। ओके, उसके बारे में तो कमर्शियल फार्मिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हमको उससे जैसे कि अगर मान लो मैं फार्मर हूँ और मैं कमर्शियल फार्मिंग कहूँगा तो मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा
कि मैं नहीं जानता कि जो आपकी फूड क्रॉप्स है उसमें कितना मैं केमिकल यूज़ कर रहा हूँ, कितना पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहा हूँ, कितना इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहा हूँ, कौन से बीज यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं हर एक चीज़ उपयोग करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या कमाना है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करना है। तो आपके कुछ स्टेट्स ऐसे होती है, जैसे कि अगर आप पंजाब हरियाणा के बारे में बात करो तो वहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर जैसे कि राइस और वीट्स कुछ क्रॉप्स हैं, वहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग से ग्रो की जाती है। जबकि आपकी उड़ीसा की बात करो तो उड़ीसा में वहाँ पर उसी क्रॉप्स को आपके फायदा कमाने के उद्देश्य से या फिर फायदा कमाने के उद्देश्य से नहीं, यहाँ पर पेट भरने के उद्देश्य से आपकी इस खेती को किया जाता है, जबकि वहाँ पर बेचने के उद्देश्य से उसको उपयोग की जा रही है। इसी में अगर बात करें तो जितनी भी आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब पौधारोपण क्रॉप्स, जिसमें लगभग 3 से 4 साल लगते हैं या फिर 1 से 2 साल लगते हैं। जैसे आपकी कॉटन हो गई, आपके टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबर हो गया, शुगर केन हो गई, बनानास हो गई। ओके, तो इनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो प्रवासी मजदूर है उनका यूज़ किया जाता है। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो किया जाता है। जैसे इतना बड़ा एरिया, इसमें एक ही क्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा ले। तो ओके, तो कमर्शियल फार्मिंग में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है वो। इससे पहले हम जो 2 टाइप्स पढ़े थे उनसे तो सिंपल ही है, क्योंकि उन टाइप्स में हम नॉर्मली इंटेंसिव और अलग अलग चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने का कुछ नहीं। कमर्शियल मतलब फ़ायदा, और फ़ायदा मतलब कि जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमको फ़ायदा कमाना है। आई थिंक आपको यहाँ तक ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से आपको हर एक बात क्लियर हो रही है। ओके, और ये इस टॉपिक को जो हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा था उसको हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है। और आई थिंक आपको यहाँ यहाँ तक आई थिंक आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई है। ओके, और अगले लेक्चर में हम क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, और जेट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो पर्टिकुलर क्रॉप्स है वो किस सीज़न में उगाई जाती है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी रहती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, समझ में आएगी डेफिनेटली, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हो, क्योंकि हमने इमेज ही उतनी अच्छी लगाई है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। हम इस वीडियो को, इन वीडियोस को उसी उद्देश्य से बना रहे हैं ताकि ये आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट रहे, या फिर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसीलिए हमने इनमें बहुत सा अलग अलग टाइप्स के डायग्राम डालने की कोशिश की है, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है। आपको हर एक चीज़ ऐसे ही समझ में आ जाती है अगर आप इन वीडियो को देखते हो, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।